जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। इसका नाम है मैथ्स बाय अभिषेक। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जेडी के फॉर्म 27 तारीख से डलने लगे हैं। हमारे वे सभी छात्र और सभी दोस्तगण जिनकी उम्र 18 से 23 साल के बीच थी, वो तो डालते ही थे इस बार, लेकिन एसएससी ने 3 साल का एज रिलैक्सेशन और दिया है, यानी कि वे सभी जिनकी उम्र 18 से 26 वर्ष के अंदर है, वे सभी एसएससी जेडी के फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अभी सुनहरा मौका है, पोस्ट भी अच्छी हैं, 24,000 की समथिंग पोस्ट है। जैसा कि आप सभी को पता ही है, मैंने खुद यह एग्जाम क्लियर किया है, इसलिए आप सभी को बता रहा हूँ। बहुत ही अच्छा एग्जाम है जिसकी आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए आज हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति एक बहुत ही शानदार और व्यवस्थित टॉपिक है जिसमें विभिन्न प्रकार की आकृतियों का हम क्षेत्रफल और आयतन निकालते हैं। क्षेत्रमिति को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक ऐसी आकृतियां जो जिनमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है, और ऐसी आकृतियां जिनमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी है। अगर हमें इन्हें गणित की भाषा में बोले तो जिसमें सिर्फ दो विमाएं हैं, एक्स और वाई अक्ष के सापेक्ष जिन आकृतियों की संरचना की जा सकती है, जिनमें लंबाई और चौड़ाई है, उन्हें हम द्विविमीय या 2D संरचनाएं कहते हैं। जैसे हमारा वृत्त है, आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सब आकृतियां हमारी 2D के अंतर्गत आएंगी। और इसके अलावा 3D में आएंगी वे सभी आकृतियां जिसमें ऊंचाई भी है, लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी है। दोस्तों, जितने भी पृष्ठ दिख रहे हैं, जितने पृष्ठ हैं, अगर हम सिर्फ पृष्ठ की बात करें तो वो 2D में हम कह सकते हैं। जैसे एक जमीन का फर्श है, कोई एक दीवार का फर्श है, आपके फोन की स्क्रीन का फर्श ऊपर वाली स्क्रीन है। ये सब जितनी भी आकृतियां आप देख पा रहे हैं, ये हमारी 2D के अंतर्गत हैं, आयत वगैरह। लेकिन जो 3D आकृतियां हैं उनमें त्रिविमीय हैं। दुनिया की वे सब चीजें जिनको आप हाथ में लिख सकते हैं और जितनी भी आपको दिख रही हैं, ये वास्तव में 3D हैं, त्रिविमीय हैं। इनमें से कई आकृतियां हैं जिनके हमें प्रश्न आते हैं। उनमें से जैसे है एक आपका वर्ग को 3D में कर देंगे तो बन जाएगा घन, आयत को 3D में कर देंगे बन जाएगा घनाभ, त्रिभुज को करेंगे तो बन जाएगा शंकु। ऐसे ही आपकी बेलन है, ये सब आकृतियां, गोला। जैसे हम उदाहरण के लिए समझे कि चूड़ी है, तो चूड़ी को अगर हम ध्यान से देखेंगे दोस्तों, अगर हम मान लें कि उसकी मोटाई 0 है तो वह एक वृत्त है, चूड़ी एक वृत्त है। और हम अगर बात करें बॉल की या किसी फुटबॉल की या गेंद की, तो दोस्तों ये एक गोला है। इन सबको हम एक एक करके छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से अलग अलग सबको समझेंगे। आज 3D को और 2D को आगे बढ़ाते हुए क्षेत्रमिति में हम आज त्रिभुज के बारे में चर्चा करते हैं। नहीं कर दिया त्रिभुज। त्रिभुज दोस्तों, त्रिभुजों को हम अध्ययन के हिसाब से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। उनमें से कैसे, एक भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। भुजाओं के आधार पर और कोण के आधार पर। भुजाओं के आधार पर दोस्तों, अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हैं, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हैं, तो हमें पता होगा ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, बाहु यानी हम समझेंगे भुजा, भुजा भी उसी का पर्यायवाची है, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी चारों भुजाएं, चारों विमाएं, जिसकी जो चारों बोल दिया मैंने, तीनों विमाएं बराबर हों, ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। इसके अलावा दूसरा है जिसमें दो भुजाएं बराबर हों, कोई ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। दो भुजाएं हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, समद्विबाहु। इसके अलावा ऐसा त्रिभुज भी हो सकता है जिसकी कोई भी भुजाएं आपस में बराबर ना हो, ऐसे त्रिभुज को हम दोस्तों विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। अब त्रिभुज है तो इसमें हम ध्यान से देखेंगे कि जब ये आकृतियां मिलेंगी तो यह एक एरिया कवर करेंगी, एक इलाके को अपने अंदर समेटने की कोशिश करेंगे, या एक इलाके को अपने अंदर समेटे हुए हैं। हमें उसी को निकालने के लिए प्रश्न आते हैं। यह पूरी क्षेत्रमिति का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा पूरा सूत्रों पर आधारित है।
अगर हमें सूत्र समझ में आते हैं और हमें याद हैं तो बड़े से बड़े सवालों को भी हम आसानी से बना सकते हैं। लेकिन अगर सूत्र हमें नहीं पता है तो हम इन्हें नहीं बना सकते। तो चलिए इन्हीं के सूत्रों की ओर आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक देखा त्रिभुज को दो भागों में अध्ययन के हिसाब से विभाजित कर सकते हैं। एक वे कोणों के भुजाओं के आधार पर और दूसरा वो जिनमें हम इनके कोणों के अनुसार इनके गुण पहचानेंगे। दोस्तों एक त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज, यह बहुत महत्वपूर्ण है, पाइथागोरस प्रमेय इसी से संबंधित है, जिसमें कोई एक कोण 90 अंश का हो। ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और दोस्तों आगे चलेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसके अब एक 90 अंश समझ गए, एक जो 90 से अधिक होगा तो अधिक कोण त्रिभुज, और सभी कोण 90 से छोटे होंगे तो न्यून कोण त्रिभुज। जैसे कि एक कोण एक त्रिभुज बन सकता है ये अधिक कोण त्रिभुज, जब 90 से कोई एक कोण 90 से अधिक हो। 90 से अधिक कितना भी हो सकता है, 80, 100, ये सब, तो ऐसे त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। और कोई ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 से छोटे हों, ऐसे त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब जो सवाल हमारे दोस्तों बनेंगे वो मुख्य रूप से 1, 2, 3 इनके से तो बनेंगे ही, और साथ साथ समकोण त्रिभुज से भी बनेंगे। हमें पता होना चाहिए कि इन तीनों अलग अलग त्रिभुजों का क्षेत्रफल हम कैसे निकालें। इसके अलावा और एक जो और त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, इसके और सूत्र हमें आवश्यकता पड़ेगी। बड़े से बड़े एग्जाम में, चाहे एसएससी जेडी हो, चाहे सीएचएसएल हो, कोई भी एग्जाम हो, रेलवे की कोई भी एग्जाम हो, त्रिभुज से जहां भी क्षेत्रफल से संबंधित सवाल आते हैं तो मुख्य रूप से सिर्फ यही तीन आते हैं। कौन कौन से? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और इसके साथ साथ समकोण त्रिभुज। कैसे इनके सूत्र हैं, कैसे हम इन सवालों को बनाते हैं, चलिए अपनी वीडियो के अगले हिस्से में देखते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और हम याद करते हैं, समझते हैं किसी त्रिभुज के सूत्रों को। शुरुआत करते हैं समबाहु त्रिभुज से। समबाहु त्रिभुज हमने बताया कि समबाहु जैसे नाम से ही पता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। चित्र में एक त्रिभुज दिख रहा होगा, माना इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है वो a है। अब अगर हमसे ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो दोस्तों याद रखेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है वर्गमूल 3/4 a², जहां पर a त्रिभुज की भुजा है। इसके अलावा अगर हमें इसकी ऊंचाई पता हो, ये ऊंचाई अगर हमें h पता हो तो भी एक सूत्र और आसान हो सकता है दोस्तों। इसी को हम कर सकते हैं 1/2 भुजा गुणित ऊंचाई। 1/2 भुजा गुणित ऊंचाई, यह त्रिभुज के प्रत्येक सूत्र से इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। लेकिन समस्या कई बार ये होती है कि हमें ये ऊंचाई नहीं दी जाती, ऊंचाई नहीं दी जाती। त्रिभुज का तो सूत्र ही है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ये कहां से आया दोस्तों, चलिए इसको हम थोड़ा समझते हैं। हमें पता है कि क्षेत्रफल है किन्हीं दो भुजाओं के बीच घिरा हुआ एक भाग, यही एक क्षेत्रफल है। इसी में जो एक के अंदर जो है वही तो क्षेत्रफल है। ध्यान से देखो दोस्तों, अगर मैं एक आयत को या एक वर्ग को, ये आयत ही मान लें, इसको बीच से काटकर मैं इसके दो हिस्से कर दूं, इसको काटकर मैं दो हिस्से कर दूं, तो ध्यान से देखो, हमें पता है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी लंबाई गुणित चौड़ाई। लेकिन अगर जब मैं ऐसे ही मैं इसके दो हिस्से कर दूंगा तो क्षेत्रफल भी दोस्तों आधा हो जाएगा, यानी आ जाएगा 1/2। और जब मैंने इसके दो हिस्से किए बीच में से, जैसे आपने कभी सैंडविच खाया हो, पैटिस वगैरह, तो उसको हम काट देते हैं तो वो त्रिभुज बन जाता है ना दोस्तों। एक ब्रेड को काट देते तो त्रिभुज बन जाता है। तो काट के जब बराबर किया है तो क्षेत्रफल भी आधा हो जाएगा। और ध्यान से देखो ये आकृति है क्या, ये इस तरफ वाली आकृति और ये इस तरफ वाली आकृति त्रिभुज ही तो है, त्रिभुज ही है कि नहीं। यानी कि जब हम किसी वर्ग को या किसी आयत को बीच वक्र विकर्ण की ओर से काट देंगे तो वो एक त्रिभुज बन जाएगा, ये भी तो एक त्रिभुज बन गया। यानी कि अब हम तो आपसे एक त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो वो आ जाएगा 1/2। ध्यान से देखो, यही तो आधार है, आधार
गुणित यही तो ऊंचाई है, तो आधार गुणित ऊंचाई। अब हमें रटने की आवश्यकता नहीं है, अपने दिमाग में हम थोड़ा सा प्रश्न डालेंगे कि त्रिभुज आया कहां से। त्रिभुज दोस्त आया एक वर्ग या आयत को आपने बीच में से काट दिया, और वर्ग या आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब हमने आधा काट दिया तो बन गया त्रिभुज, यानी 1/2 कर दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बात हम समझ चुके हैं। अगर हमें ऊंचाई दी गई होगी किसी भी त्रिभुज की, तो क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा 1/2, कोई एक भुजा यानी आधार गुणित ऊंचाई। ये तो सब त्रिभुज में लगता है, लेकिन सब त्रिभुजों की हमें ऊंचाई पता नहीं रहती। जब ऊंचाई पता नहीं रहेगी तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा वर्गमूल 3/4 ए स्क्वायर, वर्गमूल 3/4 ए स्क्वायर। और अगर हमें ये ऊंचाई पता करनी हो दोस्तों, तो यहाँ देख के समझ में आ रहा है कि जो ऊंचाई है वो ऊंचाई होगी इसकी वर्गमूल 3a। ये कहां से आई, चलिए इस पर भी हम ध्यान से देखते हैं। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये नीचे वाली भुजा को समान भागों में विभाजित करती है और यह एक समकोण बनाती है। अगर इसको हम बीच में से काटेंगे तो ये बनाएगी समकोण, यानी ये वाली भुजा हो जाएगी a/2 और ये वाली भी हो जाएगी a/2। ये h है और ये a है। दोस्तों अगर हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और इसको अगर हम हल करेंगे तो h बराबर, h जो कि लंब है, ऊंचाई है, h बराबर इसी में छोटे में पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद हमें मिलता है वर्गमूल 3/2a। इससे हम किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा परिमाप, परिमाप तो हमें पता ही है, परिमाप कहलाती है बाउंड्री। जैसे आपका कोई खेत है और उसकी चारों तरफ की बाउंड्री है, वही तो परिमाप है, चारों ओर की जो लंबाई है। तो स्वाभाविक है तीनों भुजाएं बराबर हैं, परिमाप कितनी हो जाएगी 3a, परिमाप हो जाएगी 3a। उम्मीद है आप यह बात समझ पा रहे होंगे। चलिए देखते हैं अपना अगले और सूत्र और अगले त्रिभुजों को। देखते हैं एक और त्रिभुज, यह बहुत ही बेहतरीन त्रिभुज है और इससे कई बार सवाल आते हैं, जिसका देख के समझ में आ रहा है यह एक विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। वास्तव में अगर कहा जाए सरल शब्दों में है तो आसान ही, लेकिन सबसे ज्यादा समय इसी का क्षेत्रफल निकालने में हमें लगता है। क्योंकि आपको याद होगा कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा, इसे हम हीरोन का सूत्र, हीरो का सूत्र और ना जाने क्या क्या कहते रहते थे, उसी हीरोन की सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकलता है। तो कैसे देखते हैं। अगर हमें इसकी परिमाप निकालनी होगी दोस्तों, तो इसकी हम परिमाप निकालेंगे तो आ जाएगा a धन b धन c, यानी कि जो इसके तीन ही भुजाओं का योग है वही तो इसकी परिमाप है। और आपको याद होगा हीरोन के सूत्र में हमें इसकी अर्ध परिमाप की आवश्यकता होती है। अगर हम परिमाप को 2s से प्रदर्शित करें तो इतनी आ जाएगी, और इसकी आधी करनी होगी तो s बराबर दोस्तों आ जाएगा a प्लस b प्लस c अपॉन 2। यानी कि एक त्रिभुज की अर्ध परिमाप जब हमें निकालनी होगी तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे और बटे कर देंगे 2। इससे हमें किसी त्रिभुज की अर्ध परिमाप मिल जाएगी। और जब हमें किसी त्रिभुज की अर्ध परिमाप मिल जाए तब उसका क्षेत्रफल दोस्तों देखेंगे ध्यान से क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वर्गमूल के अंदर, पूरी चीजें वर्गमूल के अंदर ही होंगी, s, s जहां पर क्या है हमारी अर्ध परिमाप, इनटू कोष्टक में दोस्तों लिखेंगे s माइनस a और लिखेंगे s माइनस b और लिखेंगे s माइनस c। ये सब वर्गमूल के अंदर लिखेंगे, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, s माइनस c। एक और बेहतरीन तरीका है, अगर कई लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी कंफ्यूज हो जाता था इस सूत्र में, तो इसे एक छोटे से तरीका से मैंने याद रखा। हमें पता है कि जो क्षेत्रफल है वह द्विविमीय राशियों से मिलकर बना है। और ध्यान से देखो दोस्तों, 1 2 3 4 विमीय है और वर्गमूल लगा है तो 2 से 2 कट जाएंगी, यानी कि याद करने की सीधा सा हो गया कि ये सब इनटू में रहेंगे। सब कहां रहेंगे, इनटू में। सूत्र सीधा सा as इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और पूरे वर्गमूल के अंदर। ऐसे इस सूत्र से हम सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग हमें वहीं करना है जहां हमें
ऐसा त्रिभुज मिले जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों। और देखो ध्यान से, ये इधर से इधर तक की इसकी हो गई त्रिभुज की ऊंचाई। और अगर हमें ऊंचाई पता है तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं दोस्तों। अगर ऊंचाई पता है तो ऊंचाई के रूप में हमारा सूत्र अभी भी वही है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ध्यान से देखेंगे, आधार कितना है c और ऊंचाई है h, इसी को हम लिख सकते हैं 1/2 CH। उम्मीद है आप ये बात समझ पा रहे होंगे। चलिए देखते हैं एक और त्रिभुज। दोस्तों हमने अभी तक सीखा समबाहु त्रिभुज, सम विषमबाहु त्रिभुज, और अब हम देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जैसा हमने पहले समझा कि नाम से ही स्पष्ट है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं बराबर हों, ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये बात हम जान गए। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जब भी हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो ध्यान से देखो दोस्तों, पहला तो सीधा सीधा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा याद रखना 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ध्यान से देखो, ये आधार है, ये क्या है, ऊंचाई, और दोनों अगर बराबर हैं, दोनों यदि बराबर हैं तो a गुणित a आ जाएगा दोस्तों। और a और a गुणित a हमें अच्छे से पता है कितना होता है, a²। यानी कि ये हमारा हो जाएगा किसी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके अलावा अगर समद्विबाहु त्रिभुज की परिधि की बात करें तो परिधि दोस्तों हो जाएगी 1a और 1a हो जाएगा 2a धन, अगर ये तीसरी भुजा को हम h मान लें तो 2a धन h, ये हो जाएगी किसी समद्विबाहु त्रिभुज की परिधि। इसके अलावा अगर हमसे समकोण त्रिभुज का भी सवाल आए तो समकोण त्रिभुज एक बेहतरीन सा त्रिभुज है, इससे कई प्रकार के सवाल बनते हैं। चलिए इसी के माध्यम से हम देखते हैं। कोई समकोण त्रिभुज है दोस्तों जिसकी अलग अलग भुजाएं हैं, और समकोण त्रिभुज जब बनता है तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि एक जो भुजा है वह दूसरे के साथ 90 अंश का कोण बनाएगी। जब 90 अंश का कोण बनाएगी दोस्तों तो स्वाभाविक है यही 90 अंश की भुजा त्रिभुज की ऊंचाई कहलाती है। यही जो भुजा है यही तो इसकी हाइट है, ऊंचाई है आधार से। तो बस इसका तो निकालना बहुत ही आसान है। अब सीधा हम क्या कर देंगे, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई। एक बार और देखेंगे ये ऐसा हुआ कैसे। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ऐसा मिला दूं तो ये वास्तव में एक चतुर्भुज है, आयत है। अगर ये एक आयत है तो ध्यान से देखो, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है भैया लंबाई गुणित चौड़ाई। और लंबाई को यहां ध्यान से देखो, इसको हम ऊंचाई कह सकते हैं और इसको लंबाई कह सकते हैं। उसी को तो आपने काट के दो कर दिया, एक ब्रेड था उसको काट के आपने सैंडविच बना दिया, तो वो क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। और एक के दो हिस्से करने का ही तो मतलब है 1/2। पहले आधार गुणित अगर ऊंचाई हम कर दें तो हमें इस पूरे चतुर्भुज का मिल जाएगा, लेकिन हमें चतुर्भुज का नहीं चाहिए, हमें चाहिए उसको काटने के बाद का। जैसे ध्यान से देखेंगे, ये एक आयत है, ये एक आयत है, और इस आयत का क्षेत्रफल नहीं पूछा हमसे, हमसे बोला कि इसके आधा करके बताओ हमें। आधा जैसे ही हम इसका ऐसा करेंगे, वर्ग से जैसे ही हम इसको आधा करेंगे कुछ इस प्रकार से, तो ये जो है वो हमारा बन जाएगा त्रिभुज। एक सेकंड, इसके विकर्ण से हम जैसे ही इसको आधा करेंगे यहाँ बीच से, तो हमें दो त्रिभुज बन जाएंगे। ये देखो ध्यान से, बीच से आधा करने पर हमें दो त्रिभुज बन जाएंगे, और ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर रहेंगे। एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, यही तो इसके साथ हुआ है, एक ये और एक ये। और जब हम वर्ग की बात करते हैं तो लंबाई गुणित चौड़ाई, और जब त्रिभुज की बात करेंगे तो इसका आधा, वर्ग का आधा, तो आधा आधा कर देंगे तो उसी को अब हम कहने लगे आधार, और इसी को कहने लगे ऊंचाई, और ये बड़ी वाली भुजा हमारी कर्ण बन जाएगी। जो चतुर्भुज के लिए विकर्ण थी वो त्रिभुज के लिए कर्ण बन गई, और जो त्रिभुज के लिए लंबाई और चौड़ाई थी वह त्रिभुज के लिए आधार और ऊंचाई बन गई। यह बात आपको उम्मीद समझ में आ गई होगी। सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई आकृतियां हैं। अभी जब हम इसी समकोण त्रिभुज को एक बिंदु पर रखकर 3D में घुमा देंगे तो यही हमारा शंकु बन जाएगा। जब हम एक वृत्त को, इस वृत्त को घुमाकर ऐसा गोल कर देंगे तो यही हमारा अभी बेलन बन जाएगा।
एक वृत्त को 3D में हम जब घुमा देंगे तो वो हमारा गोला बन जाएगा। ऐसे ही सभी आकृतियां, सभी आकृतियों के सूत्र भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उम्मीद है आज आपको क्षेत्रमिति के अंतर्गत 2D के अंतर्गत त्रिभुज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके सूत्र आपको समझ में आए होंगे। अगर हमारे पास सूत्र है और बेसिक नॉलेज है तो हम इनके बड़े से बड़े सवालों को भी आसानी से बना सकते हैं। कई सवालों में क्षेत्रफल पूछ लेगा, कई में ऊंचाई पूछ लेगा, कई में इनका कितने पैसे में इसकी पुताई होगी, मतलब कुछ भी थोड़ा सा घुमा के पूछ लेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो सवाल हम आसानी से लगा लेंगे। जल्द ही आपके साथ मुलाकात होगी क्षेत्रमिति के अगले टॉपिक में, जिसमें हम वृत्त, वर्ग और सभी प्रकार के चतुर्भुज का अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि चतुर्भुज कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से उनके गुण हैं और क्षेत्रमिति को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।